प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड ने आपके लिए सभी मॉडल पेपर्स जारी कर दिए हैं और आप लोगों ने काफी कमेंट किया कि सर भौतिक विज्ञान का सॉल्यूशन बताइए, और इसके सॉल्यूशन को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी प्रश्न है उनको हम डिटेल में समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि जो फिजिक्स डर है वो थोड़ा सा आपका दूर हो पाए, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस अगर चेंज भी हों और कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आपकी समझ जितनी रहे उसके अनुसार जो है आप इसके आंसर्स को दे पाए। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, सभी 1 नंबर के मिलेंगे। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है बी सेक्शन में मिलेंगे, वो भी 1 नंबर के मिलेंगे। फिर सेक्शन सी होगा, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 2 नंबर के होंगे। और फिर सेक्शन डी होगा जिसमें आपके 3 अंक के प्रश्न मिलेंगे। और फिर सेक्शन आपका ई होगा जिसमें 5 अंकों के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे खंड ए को स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। तो सबसे पहले अगर हम खंड ए की बात करें तो सभी को अच्छे तरीके से याद होगा कि यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा फिजिक्स में पूछे जाते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक से याद रखोगे तो ही आप इसके आंसर्स करेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस विद्युत या वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। तरंग दैर्घ्य की यहाँ पे बात हो रही है, इसको हमको बताना है कि ये न्यूनतम किसकी होती है। ठीक है, तो ये चीज हम बताने के लिए एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, उसको याद करिए। और वो फॉर्मूला है गाय पद असुर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहला है गा, फिर दूसरा है ए, गा ए पद, फिर प से प और फिर द पद, फिर आप लिखेंगे असुर अ, और फिर सु और फिर र। ये आपको याद रखना है। अगर ये ट्रिक आपने याद कर ली तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो गाय पद असुर में पहला जो हमारा ग से जो किरणें होती हैं वो कौन सी होती है, तो ये होती है हमारी गामा किरणें। सभी को पता है कि ये गामा किरणें होती हैं। ठीक है, पहला गामा हो गई। और ए से आपकी एक्सरे हो गई। ठीक है, एक्सरे किरणें हो गई। मैं केवल छोटे छोटे पूरा किरणें विरणें नहीं लिख रहा हूं। प से जो है आपकी कौन सी किरणें हो गई, तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणें हो गई। ठीक है, पराबैंगनी किरणें हो गई। अब इसके बाद पराबैंगनी के बाद में द से क्या होता है, तो द से जो है दृश्य किरणें हो गई। ठीक है, दृश्य। और इसके बाद जो है अ से कौन सा होगा, तो अवरक्त हो गई। ठीक है, आपको याद भी रहेगा कि किरणों के नाम भी आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। और इसके बाद में सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म। और लास्ट में जो है आपका बचा हुआ है, ये है आपका रेडियो। तो ये सारे किरणों के हमने नाम भी लिख दिया और शॉर्ट फॉर्म हमने दे दिया। गाय पद असुर अगर आपको याद है तो गामा, ई से एक्सरे, प से पराबैंगनी, द से दृश्य किरणें, अ से जो है आपका अवरक्त प्रकाश, सु से सूक्ष्म प्रकाश, और जो है र से रेडियो प्रकाश। तो ये सारे के सारे जो हमारे किरणों के नाम हमने लिख लिए। अब यहाँ पे एक ट्रिक जो है उसको यूज करना है आपको कि ये कैसे बढ़ती और घटती है। यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा जो है लैम्ब्डा का मान यानी कि तरंग दैर्घ्य का मान जो है बढ़ता जाता है। तो अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ चलूं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर चलता हूं तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, बढ़ेगा ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे। यानी कि मैं अगर इस तरह से एरो बनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहने वाला हूं। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जिस तरह से एरो दिखाया गया है, तो अगर मैं इस तरह से चलता हूं तो यहाँ पे कम से कम होता है, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए और यहाँ पे प्लस, यानी कि ऊपर से कम, ऊपर की तरफ कम होगा और नीचे की तरफ ज्यादा होगा। किसका मान, आपके लैम्ब्डा का मान, तरंग दैर्घ्य का मान जो है इस तरह से बढ़ता जाता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर हम बात करें उल्टे रीजन में, तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, तो यहां पर जो है आवर्ती का मान जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर फिजिक्स सीखनी है और थोड़ा बहुत ही समझदारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम में, तो गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं है। और फिजिक्स बहुत बड़ी चीज है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है और नहीं आती है तो फिर बिल्कुल भी नहीं आती है। इसके लिए बहुत ही पैशंस और सब कुछ फॉर्मूले को आपको याद रखना होता है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने बताया कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो लैम्ब्डा का मान जो है बढ़ता जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ कम रहता है और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे बढ़ता रहता है। इधर जो है आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपका जो म्यू है इसकी वैल्यू जो है बढ़ती रहती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती रहती है। और इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, सी बाई लैम्डा। सी बाई लैम्डा याद रखना, फॉर्मूले भी मैं बताता रहूंगा। सी बाई लैम्डा फॉर्मूला होता है आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती की। यहाँ पे आवर्ती बढ़ता रहता है और यहाँ पर जो है वेवलेंथ जो है आपकी ऊपर से नीचे बढ़ती रहती है, और ये नीचे से ऊपर जाते हैं तो आवर्ती बढ़ती रहती है। अब सिंपल सा है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी तक कि आंसर क्या होगा। आप आसानी से आंसर का आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम तरंग दैर्घ्य न्यूनतम किसकी है, यहाँ पर ऑप्शन सारे दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो तरंग दैर्घ्य जो है सबसे पहले जो ऊपर होती है उसकी सबसे कम होती है, फिर नीचे वाले की उससे ज्यादा, फिर उससे नीचे वाले की ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा 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 बढ़ती जाती है। इसमें सबसे कम की पूछी गई, सबसे जो तरंग दैर्घ्य न्यूनतम किसकी है, तो हम देख सकते हैं कि गामा किरण जो है सबसे ऊपर आ रही है, और जो है आप जानते हैं गामा किरण की लैम्डा जो है कम होती है। उसके बाद एक्सरे आता है, उसके बाद पराबैंगनी आता है। अगर वो आवर्ती पूछता तो हम आवर्ती में बोलते कि रेडियो की आवर्ती सबसे कम होती है। ठीक है ना।
तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर अब आंसर को अगर टिक करना है मुझे, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो है सबसे कम की बात करें तो कौन सा आंसर हो जाएगा। इसमें गामा किरणें जो है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, एक गतिमान कण का संवेग p है और द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य आपको बतानी है। तो हम जानते हैं कि गतिमान जो कण होता है उसका जो संवेग p का मान होता है, p बराबर होता है mv, सभी को पता है। हमें दूसरी चीज ये पता है कि जो आपका आइंस्टाइन का एनर्जी इक्वेशन है वो होता है आपका E इक्वल्स टू mc², सभी को ये याद होगा। और प्लांक ने भी बोला है कि किसी भी कण का जो टोटल एनर्जी होता है प्लांक के नियम से, उसने भी एक इक्वेशन E की ही दी है और वो भी हमारे को पता है कि वो होता है E इक्वल्स टू h म्यू। ठीक है, सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर h क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। इसमें c क्या होता है, तो c जो होता है ये प्रकाश का वेग होता है। c क्या होता है, हमारा प्रकाश का वेग। तो मैं लिख सकता हूं, आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं लिख रहा हूं। c जो होता है ये क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है ये। ठीक है, प्रकाश का वेग होता है c। और उसके अलावा यहां पर हमारे को म्यू भी दी गई है। तो म्यू क्या होता है, तो म्यू होता है आपका प्रकाश की आवृत्ति। क्या होती है, प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो ये पता रहना चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रकाश का वेग दे रखा है कि प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है, आपको पता ही नहीं है कि वो होता क्या है, तो आप सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो सी होता है प्रकाश का वेग, और जो है आपका म्यू क्या होता है आपका, ये होता है आपका जो है प्रकाश की आवृत्ति। और ये जो आपका एच जो है, एच क्या होता है, तो एच मैंने बताया आपको, ये प्लांक नियतांक है। ठीक है, और इसका मान भी आपको याद रहना चाहिए। इसका मान जो होता है वो होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका इतना याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। चीजें हम बेसिक्स इसमें डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन समझ में आए, और क्वेश्चन कुछ भी आए फिर आप उसको आराम से फोड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो। यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि ये भी एनर्जी की इक्वेशन है और ये भी एनर्जी की इक्वेशन है, दोनों ही एनर्जी की इक्वेशन है। यानी कि दोनों एनर्जी की इक्वेशन है तो दोनों क्या आपस में बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूं कि mc² इक्वल्स टू h म्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इससे, यहां पर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा, mc² बराबर हो जाएगा h म्यू के। एच म्यू के हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ये भी ई की इक्वेशन है और ये भी ई की इक्वेशन है। दोनों ही जब ई के मान है तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये सब तो आपको पता है। अच्छा, एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था, इस आवर्ती की वैल्यू क्या होती है, तो आवर्ती की वैल्यू होती है सी बाई लैम्डा। आवर्ती की वैल्यू मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दी थी। हम जानते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूं, चूंकि जो है आपकी आवर्ती जो होती है उसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम सी बाई लैम्डा के तरह से जो है डिनोट करते हैं, सूत्र से डिनोट करते हैं। ये हमारे को याद रहना चाहिए। हर फॉर्मूला जो है मैं बता रहा हूं, याद रखना, कंटेस्ट रखना, ध्यान से वीडियो को सुन लेना, समझ लेना। भागना आपकी मर्जी है, एग्जाम आपको देना है, मेरे को नहीं देना है। तो mc² इक्वल्स टू एच न्यू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों ई की इक्वेशन है, एनर्जी की इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो है मेरे को पता है कि आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है सी अपॉन में लैम्डा होता है। और सी क्या है, तो मैंने बताया सी जो है प्रकाश का वेग है। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रकाश का वेग है। यहाँ पे हम प्रकाश के समीकरण को अभी लेके चल रहे हैं, हम पार्टिकल पे आएंगे जो हम इसको चेंज कर देंगे। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि सूत्र आएगा कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर इसका मान रख सकता हूँ, तो यहाँ पर रख देता हूँ ये आपका mc² तो मेरे पास पहले से है ही। यहाँ पर h भी प्लांट नियतांक दिया गया है, और मैं जो है यहाँ पर आवर्ती की वैल्यू जो है रख देता हूँ, क्योंकि आवर्ती की वैल्यू सी बाई लैम्डा है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख दिया, इसको इंटू कर दीजिए, इस तरह से इंटू करके हम सी बाई लैम्डा रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमने ये बता दिया कि ये फॉर्मूले में होता है। अब देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझना है क्या है कि यहाँ पे जो सी से ये सी कट जाएगा, क्योंकि दोनों सी जो है कौन कौन से, ये सी जो है आपका एक सी से एक सी काट देंगे, तो एक सी काट दीजिए इसमें से। तो मैं इसमें से एक सी हटा देता हूं, तो यहां से देखो इस सी से और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे अब जब मेरे पास बचेगा वो बचा है मेरे पास एम सी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। ठीक है, ये बना बचा हुआ है, एच बाई लैम्डा बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए,
आपको मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे पार्टिकल की बात हो रही है, यहाँ पे गतिमान कण का आवेश की बात हो रही है। और जो है ये सी जो है, ये सी कब होता है, जब प्रकाश की वेग की बात होती है। और इसका वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना होता है, तो सी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 10 × 3 × 10⁸ पर सेकंड। ठीक है, ये कहाँ होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल। लेकिन यहाँ पे गतिमान कण की बात हो रही है, तो कण का हम जब चाल लेते हैं हम वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ये प्रकाश की चाल सी से डिनोट करते हैं, लेकिन कण की बात करेंगे तो सी को हम वी मान लेंगे। ठीक है, सी बराबर वी, क्योंकि हम कण की बात कर रहे हैं। अगर ये वेग जो है, ये क्या है, प्रकाश का वेग बताता है ना, तो प्रकाश का वेग c से और कण का वेग v से। ठीक है, वेग हो गया आपका, वेलोसिटी हो गई। तो मैं यहाँ पर c को चेंज कर सकता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv इक्वल्स टू h अपॉन में लैम्डा। ठीक है, अब देखो, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि mv जो है p के बराबर होता है, संवेग क्या होता है, mv होता है, और mv हम ला चुके हैं। c को मैंने केवल, क्योंकि ये पार्टिकल की वेलोसिटी ना होकर के क्या है, लाइट की वेलोसिटी है, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, यानी कि आपका वेग है पार्टिकल की, जो यहाँ पे पार्टिकल कण दिया गया है। तो mv की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से इस जगह से मैं मान उठा करके mv की जगह क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने p, और p बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन में लैम्डा। तो h अपॉन में लैम्डा। अब मुझे पूछा क्या है, तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है, ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लैम्डा होता है। तो लैम्डा को उधर ले जाऊं, p इधर आ जाएगा, तो यहां से मेरे को लैम्डा का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, लैम्डा का जो मान निकलेगा वो आ जाएगा आपका h/p। और यही हमारा जो है इक्वेशन है। तो अब हमारे पास आंसर आ चुका है, इसको हमने सॉल्व किया, सीखा, कोई गलती हमसे ना हो एग्जाम में, इसलिए हमने इसको करा, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता कि h/p जो है इसका आंसर आने वाला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखिए ध्यान से और समझिए। इसमें क्या बोल रहा है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, या किस ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है, या फिर आवेश संरक्षण पे है, या फिर संवेग संरक्षण पे है, या द्रव्यमान संरक्षण पे है। ये आपको चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। इस आंसर से पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो आपका व्यक्तिकरण का नियम है, व्यक्तिकरण का नियम आपने पढ़ा होगा। तो व्यक्तिकरण का जो घटना है, व्यतिकरण, ठीक है, व्यक्तिकरण की जो घटना है, व्यक्तिकरण की घटना, साथ ही साथ एक और घटना है जिसको हम बोलते हैं लेंज का नियम, लेंज का नियम। और साथ ही साथ आपका एक और होता है जो कि आप बोल सकते हो किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों नियम किस पे संरक्षण आधारित हैं, ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। ध्यान रखना, अभी जो चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी। 3 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर दिया हमने यहाँ पे बैठे बैठे, कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, लेंज का नियम है, या फिर व्यतिकरण की घटना है, अगर ये इसकी बात पूछ ले कि ये किस पे आधारित है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, किरचॉफ का प्रथम नियम की हमारे से बात कर रहा है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो किस पे आधारित होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है ये आधारित होता है हमारा आवेश पर। ठीक है, किस पे होता है, आवेश पर। तो यहां पर जो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट, हम कोई भी आंसर डिस्कस करने से पहले जितना कोशिश हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो है कुछ भी गड़बड़ ना हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे बोल रहा है पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल। तो सबसे पहले पीएन संधि डायोड को आपको समझ लेना चाहिए, वो समझ लोगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर हम इसका चित्र बनाएं पीएन संधि का, तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि आपका कोई पीएन क्षेत्र है। ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। यहाँ पर आपका एक साइड में पी बना देंगे, एक साइड में एन बना देते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी से भी। ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान रखना, इसमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर ड है उसका भी आंसर हम यहीं से निकालेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका घ है उसका भी आंसर यहीं से निकालेंगे। और इसको समझ गए तो काफी चीजें जो है आपको सरल लगने वाली हैं। तो इस तरह से हमारा जो है बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो एक बड़ा हो गया और जो है एक छोटा कर देंगे, तो ये बड़ा हो गया और एक आपका छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम बनता है, सभी को अच्छी तरह से पता है। तो ये आपका माइनस शो कर रहा है, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी से हमने इसको जोड़ा हुआ है। ये आपका जो है यहाँ पर हमने बताया कि ये जो है आपका पी क्षेत्र है। ठीक है, मान लीजिए कि पी क्षेत्र है, और ये जो है आपका एन क्षेत्र है।
ठीक है। अब पी क्षेत्र में जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप सभी को पता है, होल्स जो है वो इसके अंदर होते हैं। तो आपके होल्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें होल्स होते हैं। ठीक है। और जो ये होल्स है इनको हम क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। और इधर क्या होते हैं, तो इधर हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे एन में क्या होते हैं हमारे पास, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया। अब जो है जब ये करंट प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये देखो आप पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है किधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर मूव करके आ जाएंगे। और जो है ये वाला जो पी क्षेत्र में जो होल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है दो विपरीत जो है आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब ये इस तरफ आता है और जो है ये इस तरफ आता है तो यहां पर जो आपका बनता है, तो यहां पे क्या बनता है, तो इसमें जो आपके सबसे ज्यादा जो आपके बहुसंख्यक जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कोटर होते हैं, इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना है। तो इसके बहुसंख्यक सब इधर आते हैं और इसके बहुसंख्यक सभी के सभी इधर आते हैं। तो इसमें कुछ कुछ कोटर होते हैं ना के बराबर, इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ना के बराबर, हम बोलते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है। तो यहां पर जब सब कुछ आ जाते हैं तो यहां पर जो इस जगह पर जिसको हम बोलते हैं आपका जो अवक्षय परत है ना, जो आपका पीएन संधि जहां बन रहा है, तो इस पीएन संधि में यहां पर जो है आपके ये वाले जो कोटर है वो इस तरफ आ जाते हैं। कोटर किधर आ जाते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। ध्यान रखना, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब जो है आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसमें बहुसंख्यक क्या है, कोटर यानी कि हॉल्स। लेकिन यहां पर अंदर क्या है, तो इसमें जो अल्पसंख्यक जो थे वो आपके आ गए इस तरफ। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो ना के बराबर थे जो इस तरफ आ गए, यानी कि इसका वाला पार्ट इधर आ गया। और इसमें जो आपके अल्पसंख्यक जो होल थे यानी कोटर थे ना के बराबर थे जो इधर आ गए। ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है ये इधर चले गए, क्योंकि ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहां पर जो है आपका ये पॉजिटिव है और जो है इसके साथ भी आपके इलेक्ट्रॉन से लेकिन ना के बराबर है, अल्पसंख्यक उसको बोलते हैं। तो वो तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है और इधर भी टर्मिनल क्या है आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नहीं क्रॉस करके इधर नहीं आते हैं, ये रिपेल कर देते हैं। रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ मूव कर जाते हैं। और इसी तरह से इसमें जो कोटर थोड़े बहुत अल्पसंख्यक कोटर है वो भी इधर नहीं आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कोटर मैंने बताया आपको पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसमें जो भी आपके बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो नेगेटिव होते हैं, तो ये तो इधर आ जाते हैं। लेकिन जो इसमें कोटर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज से रिपेल होकर के वो इधर चले जाते हैं। तो इसमें जो कोटर थे यानी कि जो होल्स थे वो इधर आ जाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुसंख्यक इधर भी नहीं आया और इसका बहुसंख्यक इधर भी नहीं आया। आया क्या, इसमें जो अल्पसंख्यक थे वो इसमें आए और इसमें जो अल्पसंख्यक थे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के अलावा जो थे, तो जो कोटर थे वो इधर आए। यानी कि यहां पर जो आपका उत्क्रम संपृक्त धारा जो बन रही है पीएन संधि में, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये पीएन संधि बन रही है। क्या बन रही है, आपकी पीएन संधि बन रही है। ठीक है। तो पीएन संधि में आपका क्या हो रहा है कि ये आपका जो है अल्पसंख्यक आवेश जो है यहां पर आ रहे हैं। तो इसके कारण जो है यहां पर क्या बन रहा है, उत्क्रम संतृप्त धारा जो है बन रही है। इसका मतलब जो हमारा अगर ऑप्शन की बात करें तो यहां पे अल्पसंख्यक आवेश जो है इसका आंसर हो जाएगा कि पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण केवल जो है अल्पसंख्यक आवेश होते हैं। इसको दोबारा से समझ लीजिए, पी क्षेत्र में बहुसंख्यकों की संख्या क्या होती है, कोटरों की होती है। और जो एन क्षेत्र है इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। आपका जो है आपने बैटरी लगाई है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, जो आपके पी क्षेत्र में जो कोटर होते हैं, होल्स होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं और जो बैटरी का टर्मिनल है ये नेगेटिव है। तो यहां से जो है सारे कोटर निकलने की कोशिश करेंगे और इस तरफ आएंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। आपको सभी को पढ़ा, आपने 10वीं से 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। और जो है ये जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहां पर जो बचे हुए क्या चीज बचे हुए हैं, यहां पर कुछ अल्पसंख्यक कोटर बचे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ में अल्पसंख्यक कोटर होते हैं। इसी तरह से पी क्षेत्र में भी आपके सबसे ज्यादा बहुसंख्यक क्या होते हैं, आपके कोटर होते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर जो है ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तरफ आएगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, संधि की तरफ चला जाएगा। इस तरह से यहां पर जो कोटर है यानी यहाँ पर जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो पॉजिटिव की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ तो मूव कर रहा है। लेकिन कोटर जो यहाँ पर है वो पॉजिटिव की तरफ मूव नहीं करेंगे, तो ये मूव करके संधि की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं आए, यहाँ पर बहुसंख्यक जो कोटर हैं वो यहाँ से नहीं गए इधर संधि बनाने, तो गए क्या है, अल्पसंख्यक आवेश की वजह से जो है उत्क्रम संतृप्त धारा जो है वो हमारी यहाँ पे बनी है।
तो इसको जो है हम कभी कभी क्या बोलते हैं, अल्प धारा भी बोलते हैं, अति अल्प धारा होती है ये, और बहुत ज्यादा करंट बनाते हैं, बहुत ज्यादा जब करंट बढ़ाते हैं तब जाके होता है, इसके बीच में जो है बहुत ज्यादा करंट बढ़ाने के बाद ही जो है हमको मिलता है, जिसको क्षीण धारा भी हम बोलते हैं, जिसको अल्प धारा जो बोलोगे, अति अल्प धारा या फिर क्षीण धारा भी आप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका जो किसकी वजह से ये जनरेट हुआ, ये यहाँ पर किस लिए पीएन संधि में किसके वजह से जनरेट हुआ, तो सारे के सारे अल्पसंख्यक वाहकों की वजह से जनरेट हुआ है। तो हमारा आंसर फर्स्ट हो गया करेक्ट। अब इसी डायग्राम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, पी टाइप और एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं, तो मैंने बताया, अब मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे क्या होता है आपके बहुसंख्यक, बहुसंख्यक क्या होते हैं, कोटर होते हैं, कोटर, और इसको हम बोलते क्या है, होल्स, ठीक है, होल्स या कोटर। और जो है यहाँ पर बहुसंख्यक क्या है, तो यहाँ पर बहुसंख्यक क्या है, अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया, बहुसंख्यक वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब आप जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, पी टाइप और एन टाइप में क्रमशः, यानी कि पहले पी में और फिर एन में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक कौन से होते हैं। बहुसंख्यक वाहक पी में क्या है, कोटर है यानी कि होल है, और एन में क्या है, तो एन में बहुसंख्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं भाई, हमको तो देखना है कि कोटर पहले आएगा, पी में पहले पी की बात कर रहे हैं तो कोटर आएगा, और एन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कोटर और इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन जो भी हमारा होगा वो सही होगा। इलेक्ट्रॉन 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 कोटर गलत है, ये दोनों ही गलत हो गए, और जो है कोटर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर। जो है आपको डायग्राम से सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो। अगले पार्ट की बात करते हैं, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीन या यूरेका। अब ये मैग्नीन या यूरेका क्यों होते हैं भाई, इस धातु के क्यों बनाए जाते हैं, रीजन क्या है इसका, तो इसके दो रीजन है, और दोनों रीजन हमें पता होना चाहिए। एक रीजन मैं आपको यहां बता रहा हूं, एक रीजन यहां पे बता रहा हूं। पहला रीजन जो है आपका, इसमें क्या होता है कि ये जो धातु होती है, मैग्नीन हो, नाइक्रोम हो या कंस्टेंटन है, ठीक है, कंस्टेंटन भी होता है, तो वो भी हो, इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, क्या होती है, रजिस्टिविटी ज्यादा होती है, प्रतिरोधकता अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता जो है वो अधिक होती है। लेकिन और दूसरी चीज क्या होती है इसमें, इसमें जो है प्रतिरोध गुणांक जो है कम होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक ये क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। तो ये दो कारणों की वजह से मैग्नीन यूरेका या फिर कांस्टेंटन भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नीन या यूरेका जो है क्यों मीटर सेतु में जो हम उपयोग करते हैं तार के रूप में। अब आते हैं खंड ब में। खंड ब जो है आपका, वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या है। देखिए, है तो ये एक नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि एक नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे केवल आप मान लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य आपसे पूछी गई है, लेकिन अगर आपसे दूसरी तीसरी चौथी कोई भी पूछ ले तो आपको इसको निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है एक नंबर का ना देकर के दो नंबर का पूछ ले तो भी आपको समस्या हो जाएगी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको चले वामर श्रेणी का फॉर्मूला पता होगा कि 1 में लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये होती है आर। आर क्या होता है यहाँ पे, आर जो होता है वो होता है आपका रिडबर्ग नियतांक, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है हमारा 1/n2 का स्क्वायर, माइनस कर देते हैं हम इसमें से 1/n1 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां पर हम n2 का मान हमेशा, जहां पर n1 का मान अगर हम बात करें तो जहां पर n1 बराबर हम क्या लेते हैं, तो n1 जो है हम लेते हैं हमेशा 3, 4, 5, 6, इसी तरह से चलते जाएंगे, डैश डैश डैश। और अगर n2 का मान हम लेते हैं इस श्रेणी के लिए, n2 का मान हमेशा सदैव जो है 2 रहता है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है, ये चीज हमेशा रहता है। अब हमारे को जो है समीकरण में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का मान बताना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो न्यूनतम के लिए हम n का जो मान लेंगे, n1 का जो मान लेंगे वो क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, यानी अनंत लेंगे न्यूनतम के लिए। अधिकतम के लिए बोलता तो हम 3 लेते, अधिकतम के लिए 3 लेते, लेकिन अब हमसे पूछा क्या गया है, न्यूनतम। न्यूनतम के लिए हमें मिनिमम करना है, तो मिनिमम के लिए n1 का मान जो है हमारा आएगा वो होगा इन्फिनिटी के बराबर, ठीक है, अनंत लेंगे।
अगर अनंत लेते हैं तो इस फॉर्मूले में हम इसको रखें और इसको निकालने की कोशिश करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैंने बताया आपको इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक्स चीजें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। तो यहाँ पर जो हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, तो हमारे को फॉर्मूला दिया गया है 1/λ इज इक्वल्स टू आर, जो आपका नियतांक है, और नियतांक का मान भी हम बताएंगे। उससे पहले हम जो है फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो हमारे को जो है 1 में n2 का मान कितना रखना है, तो n2 जो है आपका 2 होता है वामर श्रेणी के लिए, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। और जो है हमको माइनस करना है इसमें से, तो 1 में इन्फिनिटी, क्योंकि n1 का मान हमें अनंत लेना है, तो इन्फिनिटी कर दिया। तो ये हमारे पास समीकरण बनी। अब इस समीकरण से लैम्डा की 1/λ क्या आ जाएगा, तो 1/λ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 1/इन्फिनिटी का मान जो है शून्य होता है, तो ये तो जीरो हो गया। तो बचा क्या आपके पास में, तो ब्रैकेट में r, और ब्रैकेट में बचा आपके पास 1 में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब जो है 1 फिर से लैम्डा निकाल लीजिए। 1/λ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास मान इसका, इसको हम 1/λ लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/λ इक्वल्स टू, ये आ गया, r से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये r/4 आ गया। ठीक है, और r/4 आ गया, तो मैं यहाँ से लैम्डा का मान मुझे निकालना है। तो लैम्डा को अगर मैं उल्टा करूं, यानी कि अब जो है इसको 1/λ की जगह क्या λ/1 लिखूं, λ/1 लिखूं, तो दूसरी तरफ भी सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे λ/1 लिखें या लैम्डा ही लिखें, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/r हो जाएगा। और r की जो वैल्यू है हमें रख लेनी है, तो r की जो वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसी में, और आपको पता चल जाएगा कि r की वैल्यू क्या होती है। तो r जो है आपका रैडबर्ग नियतांक जो होता है, ये कितना होता है, ये होता है 1.097 इंटू 10⁻7। ठीक है, ये होता है हमारे पास r की वैल्यू। अब r की वैल्यू हमने लिखी, अब सिंपली इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब जो है इसको ऊपर ले जाऊं मैं, तो यहाँ पर जो है ये -7 हो जाएगा ऊपर जाके। तो लेमडा की अगर वैल्यू यहाँ से निकालूं, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 10⁻7 हो जाएगी। और नीचे जो है आपके पास में 1.097 बचा, तो इसको हम जो है वैसे के वैसे लिख देंगे 1.097। ठीक है, अब 1.097 अगर मैं इसका पॉइंट हटाना चाहूं, तो यहाँ पे नीचे पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो ऊपर आप 3 जीरो लगा दीजिए। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा 4, और फिर इसके बाद में 3 जीरो लगा दूंगा, 3 जीरो, और इसके बाद में इंटू 10⁻⁻7 तो हमने कर ही दिया है, ऊपर ले लिया है। और नीचे क्या बचेगा आपके पास में, तो नीचे बचेगा 1097 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटा करके हमने ऊपर जो है यहाँ पर जीरो लगा दिए हैं। पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने ही ऊपर जीरो लगा दिए। तो हमारे पास ये हो गया 4000 गुणा में 10⁻⁻7 अपॉन में 1097। अब आप जो है 1097 से 4000 को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा लेमडा का, वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है आपके पास में अप्रोक्सीमेटली, जब हम इसको टोटली डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.646। क्या आ जाएगा, 3.646 इंटू 10⁻⁻7। ये हमने डिवाइड करने के बाद जो है इसको लिख दिया कि ये भाई इससे 1097 से 4000 को डिवाइड किया तो आया 3.646 इंटू 10⁻⁷ ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये पॉइंट के बाद में तीन तीन डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको हम लिखते हैं लेमडा। और इसका पॉइंट के बाद में अगर मैं 3 डिजिट हटाना चाहूँ, तो 3 डिजिट इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट हटाना है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3646, 3646 इंटू 10⁻, यहाँ पर आपका -7 है, और इसमें से हम पॉइंट हटा रहे हैं। पॉइंट हटाने के लिए हम इसमें, क्योंकि संख्याएं 3 है, तो -7 और एक 3 और जुड़ जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो है इसका लेमडा की वैल्यू आई। और लेमडा की वैल्यू में आपको पता है कि 10⁻⁻10 को हम आर्मस्ट्रांग का जो संख्या होती है उसके बराबर होता है मान। तो आपका लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 3646। और जो है इस पूरी संख्या को 10 की घात -10 जो है, इसको हम आज आर्मस्ट्रांग लिखते हैं, क्योंकि ये आर्मस्ट्रांग की वैल्यू होती है। तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आई वो आ गई 3646 आर्मस्ट्रांग।
तो यही हमारे पास जो है इसकी मिनिमम कम से कम वैल्यू जो है आनी थी, और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन मैंने बताया कि आपको इस सॉल्व करके देख लेना है कि आपको कितना आता है। आपको अगर सॉल्यूशन करना नहीं आता है तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही बेकार होने वाली है। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो हमें वामन श्रेणी की तरंग दैर्घ्य लिखनी है, वो कितनी आ जाएगी, तो 3646 3646 आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब इसके बाद आते हैं, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो आप सभी को पता है हमारा एक एक्सिस होता है, और उसके ऊपर जो है आपकी लेंस जो है वो रखी रहती है। लेंस का जो मुख्य अक्ष है वो हम मान लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पर गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन बताना, तो गोलीय पृष्ठ हमने बना दिया, और इसके बीच में जो है आपका होता है पोल। ठीक है, तो पोल को हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। बीच में जो है आपका यहाँ पर इस जगह पे क्या होता है, पी होता है। ठीक है, इधर साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो हम अपना ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु कहीं पे भी रख देते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमने रखा, तो जो हमने ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट कर दिया, और जो है ये यहाँ से अपनी रे देगी। तो यहाँ से जो है इस तरह से इसका वस्तु का रे जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ से जो है ये यहाँ से फिर से इसका अपवर्तन होगा, और जो है आपका ये अपवर्तन के पश्चात जो है यहाँ पर कहीं इमेज फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म कर रही है उसका नाम हमने आई डाल दिया। तो ये बनी यहाँ पर इस पॉइंट पे इमेज। ठीक है, इसका नाम हमने आई डाल दिया। अब देखिए सिंपली जो है ये आपके कहाँ से आती है, तो ये बिल्कुल आपके सेंटर से जो है ये क्रॉस करती है। तो यहाँ पे आपका सेंटर हो जाएगा इससे। ठीक है, सेंटर हो गया। अब आपको पता है कि वस्तु से पोल के बीच की दूरी जो होती है ये u होती है। तो हमारा जो है यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक जो है कितना हो गया, ये u हो गया। और जो पोल से इमेज जो बनी है उसकी दूरी को हम v से डिस्क्राइब करते हैं। ये दूरी जो होती है वो होती है हमारी v। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। बीच में हमारा जो है पोल होता है, और हमारा एक माध्यम जो है, पहला अगर माध्यम है हमारा, तो हम उसको μ1 से डिनोट कर लें, और जो हमारा दूसरा माध्यम है उसको हम μ2 से डिनोट कर लें। तो माध्यम दो में जब आपका इमेज बनता है, तो इसके लिए जो हमारे पास अपवर्तन का सूत्र बनता है, तो अपवर्तन का सूत्र जो है, अपवर्तन का सूत्र जब हम लिखते हैं, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसमें हम जो है सिंपली आपको करना क्या है, अपवर्तन का सूत्र क्या हो जाएगा, आपका जो दूसरे माध्यम में क्या है, μ2 है, तो μ2 है आपका दूसरे माध्यम में, बटे में आपकी इमेज की दूरी कितनी है, तो v है, बटे में v। ठीक है, ध्यान रखना है, आप जिस माध्यम का ले रहे हैं उसी माध्यम को बटे में करना है। तो μ2 अपॉन में v, इमेज की दूरी है ये। इसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको, μ1 जो पहला माध्यम है। ठीक है, तो पहला माध्यम μ1 बटे में, इसमें दूरी क्या ली है हमने, तो आपका u दूरी ली है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की यानी कि वस्तु की दूरी है, तो यहाँ पे आ जाएगा u। ठीक है, ये बराबर होता है आपके, ये होता है μ2 माइनस μ1 अपॉन r, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारा जो है आवर्तन का सूत्र होता है। एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हमें लिखना था, तो ये हमारा जो है सूत्र होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है कि किस तरह से जो हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अगर गलती से भूलते हैं तो ये डायग्राम अगर आपको याद होती है तो कोई भी इशू नहीं होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर के समझाना है। तो समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, उसे ही हम समस्थानिक कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो समस्थानिक, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के समस्थानिक जो होते हैं, कार्बन के समस्थानिक जो हमारे कार्बन के समस्थानिक होते हैं आपके क्या होते हैं, C12 होता है और C14 होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर और हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या कौन कौन सा हो सकता है, तो समस्थानिक हाइड्रोजन का आपका 1H1 होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका, जो है आपका 2H1 होता है, और क्या होता है आपका तीसरा, जो है आपका 3H1 भी होता है। तो ये सारे के सारे आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक है, और ये जो है आपका C12 और C14 जो है ये कार्बन के समस्थानिक है। उसके अलावा जो हाइड्रोजन में जो भी होता है, ये पहला वाला ये 1H1 जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसको प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अगर हम इसका नाम भी देना चाहें एग्जाम्पल में, तो पहला वाला जो है आपका ये प्रोटियम आ जाएगा, तो हम इसको प्रोटियम लिख सकते हैं कि आपका जो है
प्रोटियम होता है, PROTIUM, प्रोटियम। और दूसरा जो है आपका 2H1, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं DEUTERIUM, ड्यूटेरियम, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं ट्राइटियम, TRITIUM, ट्राइटियम। तो हमारे ये तीनों समस्थानिक को हमने बता दिया कि जो है आपका 1H1 जो है प्रोटियम होता है, और जो है 2H1 जो है ये ड्यूटेरियम होता है, और 3H1 जो होता है ये ट्राइटियम होता है। अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि पहले वाले में भी जेड की संख्या 1 है, ठीक है, दूसरे वाले में भी जेड की संख्या 1 है, और तीसरे वाले में भी जेड की संख्या 1 है। यानी कि परमाणु संख्या क्या है, समान है, लेकिन जो है इनके द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग है। पहले का दूसरे का द्रव्यमान जो है आपको देखने को मिल रहा है 1 है, अगले का द्रव्यमान जो है 2 दिख रहा है, और तीसरे का द्रव्यमान जो है 3 दिख रहा है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियो एक्टिव किरणों की विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो भेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में हमारा सबसे पहला अल्फा आता है। अल्फा से ज्यादा होता है आपका बीटा किरण, और बीटा से जो होता है आपका गामा किरण ज्यादा होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे अगर स्पेशली पूछ ले कि आयनीकरण क्षमता का बढ़ता क्रम लिखिए, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है आयनीकरण। भेदन क्षमता अलग चीज होती है। भेदन क्षमता के लिए हमारा जो पहला आंसर था यही हमारा ये आंसर है। लेकिन अगर आपसे एक्स्ट्रा पूछता है तो एक्स्ट्रा चीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। आयनीकरण क्षमता का बढ़ता क्रम जो होगा उसमें आपका सबसे पहले जो है गामा किरण आएगी, गामा के बाद बीटा किरण आती है, और बीटा किरण के बाद में सबसे ज्यादा जो है वो अल्फा किरण की होती है। तो आयनीकरण भी आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशल मैंने आपको जोड़ा है, जो कि IMP शामिल कर लीजिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, सांद्रित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सांद्रित्र की धारिता जो है वो कई तरह से बढ़ा सकते हैं हम, और उसके बहुत सारे जो है आप जो है बता सकते हैं कि जो इनके बीच में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सांद्रित्र प्लेटों के बीच में पैरा विद्युत पदार्थ रख करके सांद्रित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हम इसमें एक ही पॉइंट लिख रहे हैं। अगर इसके अलावा और भी आपको देना है तो वो भी दे सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आपको फॉर्मूला तो पता होगा। सांद्रित्र की धारिता जो है सी को हम डिनोट करते हैं, सी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के ए बाय टी, ठीक है, ये होता है आपका। और जो है इसमें आप देख सकते हैं सी कब कब बढ़ेगा, सांद्रित्र की धारिता जो सी कब कब बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पर के का मान बढ़ाऊं तो भी आपका जो है क्या बढ़ जाएगा, के क्या है, ये आपका पैराबुदक पदार्थ, ठीक है। तो के का मान बढ़ाऊंगा तो सी का मान बढ़ जाएगा। अगर मैं एरिया यानी कि प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा दूं तो भी मेरा सी का मान बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर देखोगे 1/d, सी का मान जो है कब बढ़ेगा, जब डी का मान क्या करूं, मैं कम करूं, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करूं तो भी बढ़ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप 3 कारण लिख सकते हैं, लेकिन मैंने केवल एक ही कारण दिया है, और 2 कारण आपको समझा दिए कि आपका पैरावैद्युत पदार्थ जो है आपका के, उसको रखते हैं तो भी सी का मान बढ़ जाता है, यानी कि इसको बढ़ाते हैं तो सी का मान बढ़ जाएगा। एरिया अगर दोनों प्लेटों का बढ़ाते हैं तो भी सी का मान बढ़ जाएगा। लेकिन डी यानी कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को, दूरी को कम करते हैं, नीचे जितना संख्या कम होगा उतना ज्यादा मान आएगा हमारा। तो डी का मान जितना कम होगा उतना जो है आपका धारिता बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमारा जो है हम कह सकते हैं इस निष्कर्ष से कि जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, ठीक है। सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, और सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d है। तो आप जो कह सकते हैं कि इन तीनों रीजन से जो हम सांद्रित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं, और इसमें से मैंने केवल एक रीजन को लिखा है क्योंकि 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी अगर 2 नंबर 3 नंबर का पूछता है तो हमें तीनों रीजन दे सकते हैं कि एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि सी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो है के भी बढ़ाएंगे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो है प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे, तीसरे में कम करना होगा, ऊपर वाले में दोनों चीजें बढ़ा करके और नीचे वाले में ये वाली चीज 1/d को कम करके सांद्रित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद आते हैं एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी बनानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ इतना समझाने वाला नहीं है। सबसे पहले हम बात करें तो लॉजिक का प्रतीक क्या होता है। लॉजिक का प्रतीक जो है आपको पता ही है, आपका ए बी जो है 2 आपके इनपुट होते हैं, और आपको वाई का मान जो है मिलता है आउटपुट में। तो ये हो गया आपका प्रतीक चिन्ह। और इसके बाद में बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो इसका बुलियन व्यंजक जो आउटपुट मिलता है वो A.B मिलता है।
तो ये आपका बुलियन व्यंजक हो गया। और सत्यता सारणी अगर हम निकालते हैं तो ए बी के मान रखिए 0 0 1 1 और बी का मान रखिए 0 1 0 1, और जो है आप वाई आउटपुट निकालेंगे तो 0 0 जो है वहां जहां पर भी 0 आएगा वहां पे सब कुछ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भी 0 है, ए या बी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ए और बी, इसमें भी 0 1 दिखाई दे रहा है तो 0 का मतलब है ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका एक के साथ 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0 नहीं है तो यहाँ पर मान जो है 1 आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है इसके आउटपुट सारणी को बना देंगे। तो आउटपुट सारणी सभी लॉजिक के आपको याद होने चाहिए। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। सेक्शन सी शुरू होता है जो 2-2 अंक के प्रश्न है। हमने 1 अंक के सारे प्रश्न कर लिए और उनको डिटेल से समझा है। अब आते हैं हम 2 अंक के प्रश्न करना, और जो है इनके पीडीएफ जो है आपको सारे के सारे लिंक वीडियो के दौरान दिखाए जा रहे हैं। इन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली लिंक है उस पर भी जाकर के आप सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा इसके मात्रक लिखना है और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का अर्थ क्या होता है ये भी आपको समझाना है। तो देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। विद्युत फ्लक्स क्या होती है? तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक भी इसने पूछा है कि हमें मात्रक बताइए। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। ठीक है, आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में ना लिख करके लिखना चाहो तो आप जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम भी आप लिख सकते हो। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप इस तरह से लिखें या कैसे भी लिखें। और इसमें एक और चीज फिर पूछी गई है कि ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या क्या अर्थ है। ऋणात्मक का पूछे या धनात्मक का पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही होते हैं। बस केवल एक चीज होती है, एक बार अंदर की ओर रेखाएं आएंगी या फिर बाहर की तरफ जाएंगी। तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या होता है, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं तो इसे जो है हम ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस अवस्था में विद्युत बल रेखाएं जो है अभिसारित होती हैं। ध्यान रखना है, इसमें क्या होती है, अभिसारित होती हैं। लेकिन इसका अपोजिट जब दूसरी अवस्था में अगर यहाँ पर धनात्मक पूछेगा तो उसमें क्या होती हैं, सारी की सारी बल रेखाएं जो हो बाहर की ओर जाती हैं, तो उसे हम जो है धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब आते हैं यहाँ पर ख पार्ट में, जिसमें आपसे पूछा गया एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यहाँ पूछा गया है एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने एम्पियर की धारा? 5 एम्पियर का, यानी कि हमको करंट दे दिया इसने, 5 एम्पियर करंट है। ठीक है, तार में तार की अनुप्रस्थ काट से, यानी कि तार का अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट की बात हो रही है, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो हमें ये बताना है। सबसे पहले जो चीज दी गई है उसको लिखें। तो हमारे को दी गई है 5 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि आई का मुझे मान दे रखा है, वो दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज और क्या दे रखी है मुझे, तो दूसरी चीज दे रखा है प्रति मिनट जो है इलेक्ट्रॉन कितने गुजरेंगे, यानी कि समय भी दे रखा है मुझे। तो टाइम मुझे दे रखा है 1 मिनट का, टाइम मुझे 1 मिनट दे रखा है। ध्यान रखना है कि 1 मिनट दे रखा है, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वो प्रति सेकंड गुजरेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट जो हमारे पास है इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो ये 60 सेकंड जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ गया, 60 सेकंड आ गया। तो हमारे पास दो चीजें यहाँ पे दी गई हैं। हमारे को एक फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है करंट का। करंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट का फॉर्मूला हम लिखते हैं आई इक्वल्स टू जो है चार्ज कितना पास होता है प्रति सेकंड, यानी कि समय के दौरान, प्रति इकाई समय में कितना चार्ज यानी कि आवेश बह रहा है, वो करंट हमें बताता है। ये हमने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं अप्रोक्सीमेटली 9वीं और 10वीं में तो पढ़ा है ये वाला सूत्र कि आई इक्वल्स टू होता है आवेश बटे में समय। ठीक है, यानी चार्ज बाई टाइम। तो हमारे को एक चीज और पता है कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है क्यू, ये हमारे को क्या दिया होता है, तो हम चार्ज को लिखते हैं एन ई। ठीक है, ये भी हमारा फॉर्मूला हमें पता है कि चार्ज जो है एन ई के बराबर होता है। तो यहां पर मैं इस आई को फिर से क्या लिख सकता हूं, तो फिर से आई जो मेरा बन जाता है, अगर मैं आई की बात करूं तो आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे क्यू की वैल्यू अगर मैं आई वाले इक्वेशन में डाल दूं तो यहां पर जो हो जाएगा ये एन ई अपॉन में टी हो जाएगा। ठीक है, आई का
जो है यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, यानी कि मेरे को एन निकालने के लिए ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एन निकालो भैया। तो एन मुझे निकालना है, तो मैं अगर देखूं तो यहाँ पर एन को छोड़ दूं तो ऑब्वियस सी बात है ई जो है आई के नीचे चला जा रहा है और टी जो है आई से गुणा हो जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर सिंपली इस एन को निकालना है, मुझे इस एन को यहीं छोड़ूं तो ये एन के साथ जो ई मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड होगा, आपको सभी को पता है, और जो इसके बटे में है वो जाकर के उससे गुणा हो जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ से एन का मान निकालना चाहूं तो मेरे पास जो है ये क्या हो जाएगा, आई इंटू टी अपॉन ई, ये हो जाएगा फॉर्मूला, आई इंटू टी अपॉन ई। और हम सभी को पता है कि ई का जो मान होता है, ठीक है ना, ई का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो वो होता है आपका 1.6, और जो है ये होता है इन टू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, सी से हम डिनोट करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, आप सभी को पता है। और नेगेटिव पॉजिटिव की टेंशन हमें लेनी नहीं है। तो हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज जो है होता है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू निकालनी है, ऋणात्मक तो निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिंपली हम कह सकते हैं कि एन की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या रखूं, मेरे पास आई का मान दे रखा है और मेरे पास टी का मान भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सारी की सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और जो है इसको निकालते हैं। तो इसके दूसरी तरफ अगर मैं निकालना चाहूँ, इस साइड में निकाल लेता हूँ ताकि आपको एक ही स्क्रीन पे सारे के सारे सॉल्यूशंस दिखाई पड़े। तो यहाँ पर n का जो फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं, ठीक है, n का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास n का फॉर्मूला हमने निकाल ही लिया है, जो कि है आई टी अपॉन में ई, आई इंटू करंट इंटू टाइम, ठीक है, अपॉन में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसका मान रख लेते हैं, तो n का वैल्यू क्या निकल जाएगा, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई मुझे दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 इंटू में टाइम मेरे को पता है कि 60 सेकंड है, तो टाइम भी लिख लूंगा मैं यहाँ पे 60 अपॉन ई, ई की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बता दी और ई की वैल्यू आपको सभी को याद भी होगी। और जो है हम ऋणात्मक नहीं लेंगे, ऋणात्मक लेंगे तो हमारे पास एन का जो है मान निकल जाएगा उल्टा, यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम किससे एन की फिर से वैल्यू निकालते हैं, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, यहाँ पे टोटल हो गया 300, ठीक है, और बटे में क्या है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हटाएं तो ऊपर जो है एक संख्या और बढ़ा, एक जीरो और बढ़ा देंगे, अभी अभी मैंने कैलकुलेशन बताई थी, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 3000, और बटे में नीचे क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब जो है आप यहाँ से काटना चाहें तो कट सकता है क्या, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर मैं 19 को ऊपर ले जाऊं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, n इक्वल्स टू 3,000 इंटू, और जो है 10⁻⁻19 है, ऊपर जाके 10⁻19 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहे तो इस 16 से इसको काटूं पूरे को, ठीक है, या तो आप जो है काटने के बजाय अगर आपको और भी सिंपल करना है तो इसके टुकड़े कर दीजिए, क्योंकि ये जो है आपका कितना हो जाएगा, तो 330 इंटू 10⁻2 भी लिख सकते हैं हम इसको, लिखना चाहें तो, और नहीं लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन लिखोगे तो बेहतरीन रहेगा, छोटा बन जाएगा इक्वेशन। तो मैं अगर इसको और लिखूं तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 330 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 3000 का यही लिख दिया, इंटू में हमारे पास 10⁻19 तो है ही, और साथ में आपके पास में नीचे क्या है, 16 है। अब 16 को हम 30 को और 16 को काट सकते हैं, तो हम काट दें तो कितना हो जाएगा, ये आपका दोनों कट जाएंगे दो के टेबल से आराम से। तो ये काटते हैं तो दो के पहाड़े में ये आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है, 15 दूनी 30, तो ये आ गया 15/8 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻19, ठीक है, यहां तक आ गया आपका। अब जो है इसको 15 से 8 को जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल मिलाकर के अगर मैं 15 को 8 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा, करके देख लीजिएगा, इसका जो मैं आंसर आपको बता देता हूँ कितना आ जाएगा, या करके ही देख लेते हैं ना, यहाँ पे डिवाइड करने में हमारे को क्या है, हम तो रफ ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 15 लिखिए और यहाँ पे 8 लिखिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 8, फिर यहाँ पे बचा क्या आपके पास में, 8 और 5 7, 7 बचा, फिर ठीक है आपने पॉइंट लगा देना है तो पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हो गया 0 70, तो 8 7 56, 8 अठाई 64, 8 बार में चला जाएगा, 64 आ जाएगा। फिर आपके पास में यहाँ बचेगा 6, 6 का हमारा हो जाएगा ये 60, ठीक है, 6 का हमारा ये हो जाएगा 60, 60 भी
ये हो गया 60 और इसके 8 सत्ते 56, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 56। फिर हमारे पास यहाँ क्या बचा, 4 बचा, और फिर जीरो लगाया तो 8 पंजे 40, तो 5 टाइम में 40 आ गया, और ये हमारी कहानी इसकी खत्म हो गई। यानी कि 8 से डिवाइड किया जब मैंने इस 15 को, तो इसको फिर से हम काट देते हैं कि 15 से अगर मैं 8 को काटूं, तो यहाँ से इसको काट दीजिए कि 8 को और 15 को काटा, तो आपके पास जो वैल्यू आई काटने से वो आ गई आपके पास 1.875, ठीक है। तो आप लिखना चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1.875 जो है इसका काटने पे आया। अब मैं जानता हूं कि यहाँ पर कितना आ रहा है 1.875, तो ये आ गया, तो 1.875 में लिखता हूँ 1.875। इसके साथ देखो 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 19 है, जब पावर सेम होती है तो जुड़ जाती है, तो 10 की पावर 21 हो गई, तो इनटू में 10 की पावर 21 जो है इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल का 5 एम्पियर धारा बह रही थी और उसके तार की अनुपस्थित काट से प्रति मिनट इलेक्ट्रॉनों की गुजरने की जो संख्या है n बराबर आ गया 1.875 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य रिडबर्ग नियतांक आर के पदों में आपको ज्ञात करनी है। तो देखो अभी अभी हमने इसका जो है सॉल्यूशन किया था और आप सभी को याद भी होगा कि इसको हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे को पता है बामर श्रेणी क्या होती है, तो अभी से दोबारा हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं कि बामर श्रेणी जब हम लिखते हैं तो 1/लैम्डा का मान जो होता है वो रेडबर्ग नियतांक और इनटू में 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ये आप सभी को पता है कि यहाँ पर n1 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पर ये भी पता है कि n1 का मान क्या होता है, तो n1 का मान जो है हम ले लेते हैं, तो जहां पर n1 यहाँ पे लिख देंगे, जहां n1 बराबर आपका 3 4 5 6 डैश 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 इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। और जो है n2 कितना लेते हैं, n2 बामर श्रेणी में हम 2 लेते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे को सिंपली किसके लिए निकालना है, इसने क्या बोला है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा, सेकंड लाइन, ठीक है। द्वितीय रेखा का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि हम n2 तो 2 लेंगे और द्वितीय रेखा की बात कर रहे हैं, तो द्वितीय रेखा यहाँ पे कौन सी है, 3 के बाद द्वितीय रेखा 4 है, तो द्वितीय रेखा हमारी क्या है, यहाँ पे 4 है। 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो n1 की वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे, क्योंकि द्वितीय रेखा की बात कर रहा है। अब रख दीजिए इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर जो है 1 में लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर, तो हमें छेड़ना नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि इसने बोला है नियतांक के रूप में ही निकालना है उसके पदों में, तो आर को एज इट इज रहने देते हैं। और जो है यहाँ पर 1 में n2 कितना लेना है, तो हमारे को 2 लेना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस में आपको 1 में n1 का मान कितना लेना है, तो 4 लेना है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको फिर से फर्दर सॉल्व करें, तो यहाँ पर 1 में लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 में जो लेमडा होगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो अंदर वाले घातों को हटाइए, तो यहाँ पे 1 में आर और ब्रैकेट के अंदर 1 में 4 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस में यहाँ पे 4 चौक 16, 1 में 16 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका हम मान करें तो 1 में हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसको हम कर लेते हैं दूसरे पार्ट को। अब जो है 1 में लेमडा का हमें मान है, 1 लेमडा लिखा, और यहाँ से आर तो आपका एज इट इज रहेगा, आर को हमने एज इट इज रखा, और यहाँ पर 1/4 और 1/6 माइनस में है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो 16 आ गया इसका एलसीएम। और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, 16 जाएगा आपका, 4 चौक 16, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4 और माइनस आ जाएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 1 लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, तो 1 लेमडा की वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 3/16, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/लैम्डा इक्वल्स टू 3r/16। ये तो 1/लैम्डा की आ गई, जब पलट दीजिए सारा पलट जाएगा, और जब सारा पलटेगा तो सब कुछ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो निकल के कितनी आ जाएगी, 16/3r, ठीक है। और यही हमसे इसने पूछा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 12वें श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य जो है रिडबर्ग नियतांक आर के पदों में हमने निकाल दी, और इसी तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमने अभी अभी सेकंड क्वेश्चन का एमसीक्यू किया था, बिल्कुल वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि आपके आइंस्टीन की इक्वेशन जो एनर्जी की होती है वो आपकी क्या होती है, तो वो होती है आपकी mc स्क्वायर, ठीक है।
और जो है आपकी दूसरी जो है आपकी एक और होती है कौन सी, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ई की एक और जो है फोटोन की कुल ऊर्जा का जो है सूत्र हमें पता है वो क्या होता है, तो हम लिखते हैं उसको ई इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है। अब एक और बात मैंने आपको बताई थी, जहां पर अगर हम न्यू की वैल्यू लिखना चाहें तो वो होती है आपकी सी बाई लेमडा। जब प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश का वेग से जब चाल चल रही हो तब उस समय प्रकाश की वेग की बात करते हैं तो हम सी में उसको डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको पता है अच्छी तरीके से, हमें केवल व्यंजक ज्ञात करना है, हमारे कुछ नहीं करना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब मेरे को पता है ये दोनों इक्वेशन नंबर, आप इस क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट डाल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, तो आपके दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समीकरण जो है आपका, समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि एम सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एच न्यू, और जो है आपका यहाँ पर न्यू की वैल्यू मैंने बताई है सी बाई लेमडा है, तो इसको पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है आपका आ जाएगा आपके पास में एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच इंटू सी बाई लैम्डा। अब मैं कह सकता हूं कि यहां से सी जो है कट जाएगा और यहाँ पे सी स्क्वायर हट जाएगा, तो मेरे पास जो बचा नेक्स्ट स्टेप में वो क्या बचेगा, तो वो बचा मेरे पास में एम सी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। ठीक है। ये बचा। अब आते हैं हम दूसरे तरफ, इसके पार्ट को खत्म करते हैं। अब यहाँ पर आपका ये एम सी आ गया, तो अब यहाँ से इधर उधर ले जाऊं इसको, ध्यान रखना लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस सॉरी लैम्डा कह रहे हैं आपका, हाँ ठीक है लैम्डा की, तो यहाँ पर जो है आपका निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल्स टू इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन में एम सी। ठीक है। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि मैंने एक आपको संवेग का भी सूत्र बताया था, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो संवेग होता है पी इक्वल्स टू, वो क्या होता है एम इंटू वी होता है। ठीक है। ये भी हम जानते हैं अच्छी तरीके से। अब जो है यहाँ पर अगर ये फोटोन का संवेग जो है ये आपको निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका c जो है ये आपकी प्रकाश की चाल का वेग है, तो हम c को v से रिप्लेस कर देंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि c इक्वल्स टू v है। ये भी ध्यान है आपको, क्योंकि ये क्या है आपका वेग दर्शाते हैं, ये वेलोसिटी को दर्शाते हैं। ठीक है। क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि वेग को दर्शाते हैं। और जो है ये आपके आपको जो है ये आपका v जो है पार्टिकल की वेलोसिटी दिखाता है, और c जो है ये आपको लाइट की वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ c को जो है चेंज कर सकता हूँ, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में एम वी हो जाएगा। और यही जो है हमारा क्या है, समीकरण है जिसके लिए तरंग दैर्ध्य की ये बात कर रहा था। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। बस इतना ही लिखना है, क्योंकि हमारे को इसमें कुछ भी नहीं करना है। हम जानते हैं कि आपका जो है आइंस्टीन की इक्वेशन ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है। इसके बाद हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे। दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास में लैम्डा का मान निकल के आ जाएगा एच अपॉन में एम वी, और यही हमारे पास इक्वेशन है और यही हमारे पास इसका आंसर है। क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट का जो वेग होता है उसको सी से डिनोट करते हैं, और जो है किसी तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, यानी किसी कण की बात करें, तो वहां पर उस सी को जो है हम वी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सी की जगह हम वी लिख रहे हैं, बस इतना ही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी भी आ जाएगा, इसका मतलब है ना। तो ये आपका सेम सेकंड जो न्यूमेरिकल किया था वैसा का वैसा ही है। अब एम वी को आप पी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, संवेग के टर्म्स में ये पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये खंड समाप्त होता है।